नाजरीन, 300 साल तक बरे सगीर पाको हिंद पर मुगलिया सल्तनत ने हुकूमत की और ये सल्तनत दुनिया की मजबूत तरीन सल्तनत में इनका शुमार होता था। और इसके इब्तदाई अदवार में ये दुनिया की खुशहाल तरीन सल्तनत थी। यूरोप तक बल्कि तमाम ममालिक, चीन तक के जो सफ़ीर थे वो यहाँ पर आते थे और इनसे ऐड तक लेते रहे, यानी इमदाद लेते रहे। और इसका आखिरी 100 साल कैसा था? जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ। नाज़रीन, 1806 में अकबर दोम जब तख्त पर बैठा तो एडमिनिस्ट्रेशन का जो कंट्रोल था वो बरतानिया के पास था। जी हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी काबिज थी, तमाम कंट्रोल बरतानिया के पास था और वो मजबूर था, इवन के ख़जाने के हवाले से भी उनका ख़जाना खाली था, वो बरतानिया का मोहताज था। और उसने एक दरख्वास्त की थी कि मेरी पेंशन है उसमें इजाफ़ा किया जाए। तो ये मुग़ल हुकूमत के एक शहनशाह का हाल था। और इसी तरह यानी 1835 में बरतानिया ने, यानी हिंदुस्तान के जो शहनशाह थे शाह आलम, वहाँ पर जिस हुकूमत ने 300 साल तक बरसगीर पाको हिंद में हुकूमत की थी, बरतानिया ने मुग़ल सल्तनत का सिक्का तक बैन कर दिया था और बरतानवी सिक्का उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में राइज कर दिया था। शाह आलम जो शहनशाह था उसका सिक्का उन्होंने रद्दी में फेंक दिया था, उसको मुस्तरद कर दिया था। और शाह आलम शहनशाह 1835 में कुछ भी ना कर सका, यानी 1835 से अमलन कंट्रोल बल्कि उससे पहले बरतानिया का था। इसी तरह 1837 में जब बहादुर शाह जफ़र तख्त पर बैठा तो उसे इजाज़त नहीं थी कि कोई भी अपना ओहदेदार वो मुंतखब नहीं कर सकता था। ख़जाना पहले गोरों के हाथ में था, बरतानिया के हाथ में था, इवन के ओहदेदारान यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल भी बरतानिया ने संभाल लिया था। और उसके दाएं बाएं उसके दरबार पर भी अमलन बरतानिया का कंट्रोल था। और इसी तरह अगर उससे पीछे आ जाएं, 1759 में बादशाह शाह आलम वो इतना मजबूर था कि उसने एक दरख्वास्त दी थी कि मुझे कलकत्ता में पनाह दी जाए, जिसे बरतानिया ने नाजरीन मुस्तरद कर दिया था, यानी उसकी मूवमेंट तक पाबंदी थी। और इसी तरह कई बादशाहों जो आखिरी 100 साल के बादशाह थे वो अपनी मर्जी से मूवमेंट नहीं कर सकते थे, दरबार में ख़जाना उनके उसमें नहीं था, उनके तसल्लुत भी नहीं था। और इसी तरह उनके यानी कि कई जो फ़ौज के उमरात, जो फ़ौज थी उमरा थे, वो दरअसल बरतानवी एजेंट थे। ये हकीकत है, क्योंकि जब बहादुर शाह जफ़र अपनी ज़िंदगी में जब उसको बर्मा भेज दिया गया था तो वो एक सांस लेने के लिए खिड़की खोलने की इजाज़त भी वो गोरों से मांग रहा था, कैप्टन से मांग रहा था, क्योंकि वो दमे का शिकार हो गया था। और इसी तरह उसे कैद कर दिया गया था और उनके बेटों के सर कलम करके गोरों ने उनके सामने पेश किए थे। तो नाज़रीन, मुगलिया सल्तनत का जो आखिरी 100 साल था, यानी औरंगज़ेब आलमगीर के 1707 के बाद जवाल शुरू होता है। जो दुनिया की ये वो हुकूमत थी जो मजबूत तरीन थी। और आखिरी 100 सालों में न सिर्फ ये कि बादशाह मुग़ल शहनशाह बेबस थे, बादशाह बेबस थे, बल्कि हमारे जो जितने भी यहाँ के राजपूत, पठान, जो कई यानी मुस्लिम ऐसे लीडरान थे, जो यहाँ के नवाब थे, उमरा थे, वो भी दरअसल ब्रिटिश दरबार के दरबारी थे। क्योंकि 1806 में हमारे जो बहुत बड़े शायर हैं मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब, वो दरबार से मुंसलिक हो गए थे। यानी किस दरबार से? बरतानवी दरबार से, बरतानवी फ़ौज से उनका वजीफ़ा शुरू हो गया था। वो बरतानिया के हक़ में कसीदे लिखते थे और बल्कि जो 1857 की जंग में, इसमें उन्होंने यहाँ तक मुसलमानों के ख़िलाफ़ लिखा था और यहाँ तक लिखते थे कि काश मैं बरतानवी फ़ौज की तरफ से इस जंग में लड़ता। और यही हाल हमारे कई उमरा का था, नवाबों का था, जिनको उन्होंने अंग्रेज़ों ने
ریاستیں بھی دیں، ان کو زمینیں بھی دیں، ان کو جگیریں بھی عطا کی. تو آخری 100 سال مسلمانوں کے مغلیہ سلطنت کے بے بسی کے سال تھے. ناظرین، یہ تاریخ کیونکہ جب انہوں نے مغل دور میں یعنی کہ 1526 میں بابر نے وہ کیا تھا، اس پہ ہندوستان پر قبضہ کیا تھا ایران سے، یا پھر وہ اپنے تیمور کے اس سے آئے تھے، تو اس وقت ہندوستان کا بھی یہی حال تھا. یعنی جب فاتح فتح کرتا ہے مضبوط ہوتا ہے، جب وہ اقتدار کی طوالت آتی ہے تو پھر کمزوریاں، پھر بہت سارے یعنی کہ ایسی وجوہات سامنے آ جاتی ہیں جو ان کے اقتدار کو کمزور کر دیتی ہیں. اور جی ہاں، اس میں مین چیز عیش و عشرت ہے، اس میں یعنی کہ دولت کا بے دریغ استعمال ہے، کرپشن ہے، اور خاص طور پہ عورتوں کے مسائل ہیں. تو انہی کا شکار ہی دنیا کی سب سے بڑی سلطنت یعنی جو 300 سال تک اس خطے پر ہندوستان پر تھی، وہ بھی انہی وجوہات کی وجہ سے ناکام ہوئی تھی، جس سے یورپ بھی امداد لیتا رہا. جی ہاں ناظرین، میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ. بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ.